नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावने सफ़र में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक भूतिया सच छिपा है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप एक भी भयानक कहानी मिस ना करें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो अब वीडियो शुरू होती है। यह कहानी है उन दुर्गम रास्तों की जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही रास्तों पर पहरा देता है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों और चीड़ के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली HRTC की बसें केवल यात्रियों को नहीं ढोती बल्कि कभी कभी वे उन रूहों को भी साथ ले जाती हैं जो सदियों से उन मोड़ों पर भटक रही हैं। मेरा नाम अमित है। मैं शिमला में एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। पिछले साल नवंबर की बात है। मुझे अचानक अपने पैतृक गांव रिकांगपिओ जाना पड़ा। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और पहाड़ों पर धुंध का कब्जा था। मेरी बस शाम की 7:30 बजे वाली ऑर्डिनरी HRTC बस थी। बस स्टॉप पर भीड़ कम थी। पहाड़ों में रात का सफ़र खतरनाक माना जाता है, इसलिए लोग अक्सर दिन में ही निकलना पसंद करते हैं। जब बस अड्डे पर पहुंची तो उसकी पुरानी लोहे की बॉडी से आती कड़कड़ की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। कंडक्टर, जो अधेड़ उम्र का था और जिसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, उसने आवाज़ लगाई, पियो पियो पियो, रिकांगपिओ वाली सवारी बैठो। मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस में कुल जमा 10-12 लोग थे। मेरे ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने सिर से पांव तक एक काला कंबल ओढ़ा हुआ था। उसकी तरफ देखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी पीठ पर रख दिया हो। शिमला से निकलते ही ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों की दरारों से अंदर आने लगे। बस की हेडलाइन की पीली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, जो कोहरे के कारण मुश्किल से 10 फीट आगे देख पा रही थी। फुफरी पार करते ही सन्नाटा गहरा गया। अचानक बस का इंजन एक अजीब सी आवाज़ करने लगा। ड्राइवर ने बस धीमी की। तभी मैंने देखा कि बाहर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी नहीं बल्कि फटे पुराने पहाड़ी कपड़े पहने थे। इतनी ठंड में भी उसके पैर नंगे थे। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, रोको मत करतार, ये वही है। करतार ने क्लच दबाया और बस की रफ्तार बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पीछे वाले बूढ़े की तरफ देखा। वह अभी भी स्थिर बैठा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। रात के 11 बज रहे थे। बस नारकंडा के पास पहुंच चुकी थी। अचानक बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा ऊँग रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर की हवा भारी हो गई है। एक सड़ी हुई गंध, जैसे कोई जानवर मर गया हो, पूरे केबिन में फैल गई। तभी मेरे पीछे बैठे उस बूढ़े ने अपनी गर्दन मेरी तरफ झुकाई। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ियाँ टूट रही हों। बेटा, क्या तुम जानते हो इस बस का नंबर क्या है?
मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी HP 63 आगे याद नहीं। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक खालीपन था। यह वही बस है जो 3 साल पहले इसी दिन खदराला की खाई में गिरी थी। इसमें कोई नहीं बचा था। मेरा खून जम गया। मैंने आगे की ओर देखा। कंडक्टर और ड्राइवर आपस में बात नहीं कर रहे थे, वे बस सामने देख रहे थे। मैंने गौर किया कि ड्राइवर के हाथों पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी जो स्टीयरिंग व्हील को थामे हुई थी। बस अब खतराला के उस खतरनाक पेच पर थी जहां सड़क के एक तरफ सीधी चट्टान और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई है। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर नीचे उतरा। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा काला कोहरा था। अचानक बस की छत पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। ड्राइवर ने फिर से बस स्टार्ट की, लेकिन इस बार बस सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। सवारी के नाम पर जो लोग बैठे थे उनके चेहरे अब बदलने लगे थे। किसी की आंखें गायब थी तो किसी का चेहरा आधा जला हुआ था। वे सब एक सुर में बुदबुदाने लगे, हमें घर पहुंचा दो, हमें घर पहुंचा दो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा कंधा जोर से पकड़ा है। वह वही कंडक्टर था। साहब उठो, रिकांगपियो आ गया। मैंने झटके से आंखें खोली। बाहर सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही थी। बस स्टैंड पर चहल पहल थी। मैं पसीने से तरबतर था। कंडक्टर मुझे हैरानी से देख रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए बस से नीचे उतरा। मैंने पीछे मुड़कर बस का नंबर देखा। वह बिल्कुल वही था जो उस बूढ़े ने बताया था। मैं बस स्टैंड के पास वाली एक चाय की दुकान पर गया। वहाँ एक पुराना अखबार फ्रेम किया हुआ था। अखबार की सुर्खियाँ थीं, 3 साल पहले आज ही के दिन शिमला रिकांगपियो बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत। ड्राइवर करतार और कंडक्टर राम सिंह के शव अभी तक बरामद नहीं। मैंने कांपते हाथों से चाय का गिलास पकड़ा। अगर वह बस 3 साल पहले गिर चुकी थी तो मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और वह जो रात भर मेरे पीछे बैठा था, क्या वह मुझे बचाने आया था या वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था? आज भी जब मैं किसी पुरानी HRTC बस की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पहाड़ों की उन ठंडी रातों में कुछ चीज़ें कभी खत्म नहीं होती, वे बस फिर से होने का इंतजार करती हैं। पहाड़ों का सफ़र हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन अगली बार जब आप रात को बस लें तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपके पीछे वाली सीट पर बैठने वाला यात्री आपसे बस नंबर तो नहीं पूछ रहा। अमित के अनुभव के बाद शिमला बेल्ट में एक और कहानी मशहूर हुई, जो एक रिटायर्ड ड्राइवर नेगी जी की जुबानी है। नेगी जी ने 30 साल हिमाचल की घुमावदार सड़कों पर बस चलाई थी, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले जो उनके साथ हुआ उसने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तारीख थी 15 दिसंबर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नेगी जी शिमला से रोहड़ू की तरफ अंतिम बस लेकर जा रहे थे। बस खाली थी, सिर्फ एक सवारी पीछे बैठी थी, एक जवान लड़का जो पढ़ाई खत्म कर घर लौट रहा था। ठियोग के पास अचानक मौसम बदल गया, बर्फबारी शुरू हो गई। नेगी जी ने कंडक्टर सुरेश से कहा,
आज रात लंबी होने वाली है, टायर चंद बांधनी पड़ सकती है। तभी घने कोहरे के बीच सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। नेगी जी ने जोर से ब्रेक मारा। बस जोर से चरमराई और रुकी। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लालटेन की रोशनी पीली नहीं, बल्कि गहरे खून जैसी लाल थी। कंडक्टर सुरेश ने खिड़की से बाहर सिर निकाला और पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है? इस वक्त यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, नेगी जी ने देखा कि उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जबकि बाहर बर्फ गिर रही थी। वह बस में चढ़ी और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इंजन की गर्माहट के बावजूद सबकी सांसों में भाप निकलने लगी। नेगी जी ने बस आगे बढ़ाई, लेकिन उन्हें आईने में कुछ अजीब दिखा। पीछे बैठा वो जवान लड़का पत्थर की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो लगातार उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। नेगी जी ने सुरेश को इशारा किया कि जाकर टिकट काट ले। सुरेश हिचकिचाते हुए पीछे गया। जैसे ही वो बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ सुरेश? नेगी जी चिल्लाए। सुरेश की आवाज़ नहीं निकली। वो बस अपनी उंगलियों से पीछे की ओर इशारा करने लगा। नेगी जी ने ऊपर लगे बड़े आईने में देखा। पीछे वाली सीट पर वो जवान लड़का तो बैठा था, लेकिन उसके बगल वाली सीट खाली थी। पर असलियत में जब उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और सीधे नेगी जी को देख रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। नेगी जी समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है। उन्होंने बस की रफ्तार बढ़ा दी। घुमावदार रास्तों पर बस पागलपन की हद तक दौड़ रही थी। कंडक्टर सुरेश वहीं फर्श पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उस बूढ़ी औरत ने बात करना शुरू किया। उसकी आवाज़ बस के हर कोने से गूंज रही थी, जैसे वो एक साथ कई दिशाओं से बोल रही हो। 30 साल पहले इसी मोड़ पर तुमने मेरी मदद नहीं की थी नेगी। नेगी जी के हाथ कांपने लगे। उन्हें याद आया, उनके करियर के शुरुआती दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था, जहां एक महिला ठंड में मदद मांगती रही थी। लेकिन वो डर के मारे अपनी बस लेकर भाग गए थे। बस अब ठियोग की सबसे गहरी खाई के किनारे थी। अचानक हेडलाइट गुल हो गई। बस पूरी तरह अंधेरे में थी। सिर्फ उस बूढ़ी औरत की लाल लालटेन चमक रही थी। वह फुसफुसाती हुई बोली, आज हिसाब पूरा होगा। नेगी जी ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को सड़क की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो गया था। बस खाई की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक बस को पीछे से एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी और भारी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। झटके से बस सड़क के बीचों बीच आ गई और रुक गई। नेगी जी और सुरेश बाहर निकले। पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। पूरी सड़क सुनसान थी। जब वे वापस बस के अंदर आए तो ना वो लड़का था, ना वो बूढ़ी औरत। बस की पिछली सीट पर सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई लाल लालटेन पड़ी थी। नेगी जी ने उसी रात इस्तीफा दे दिया। बाद में पता चला कि जिस लड़के को उन्होंने सवारी के रूप में बिठाया था, उसका एक्सीडेंट उसी जगह एक हफ्ते पहले हुआ था और वह अस्पताल में दम तोड़ चुका था। शायद उस रात उस लड़के की रूह ने
नेगी जी को उस औरत के इंतकाम से बचाने के लिए बस को धक्का दिया था। आज भी ठियोग के उस मोड़ पर लोग रात में रुकने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि लाल लालटेन आज भी वहां जलती दिखाई देती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।